अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मोहतरम और अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, तेलंगाना हाई कोर्ट में आप अपनी ज़मानत के लिए जो अर्ज़ी डाली है, रिट पिटिशन, उसकी सुनवाई आज होनी थी, मगर हॉनरेबल कोर्ट ने इसकी सुनवाई को 8 तारीख को पोस्टपोन की है। आमतौर पर ऐसा होता है, रिट पिटिशन कोई भी डालेंगे तो अपोनेंट को नोटिस जारी होगी, स्टेट गवर्नमेंट को भी नोटिस जारी होगी, पुलिस को भी नोटिस जारी होगी। आप अपनी ज़मानत के मामले में जो भी रिट पिटिशन डाली है, इस मामले में भी वही हुआ है। पुलिस, गवर्नमेंट और अपोनेंट पार्टी में जो शाहबाज और दूसरे जो भी हो, उन्होंने अपना जवाब ऑलमोस्ट ऑल कोर्ट को दिया है। तो नेक्स्ट स्टेज है सुनवाई का। 8 तारीख को सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुनवाई के लिए एडमिशन एक्सेप्ट हो चुकी है। ये दिन हॉनरेबल कोर्ट जज साहिबा आर्गुमेंट के लिए मौका देगी। आपा के वकील जो भी हैं, ज़मानत किस लिए चाहिए, ऐसे मामलों में कौन सी कोर्ट क्या जजमेंट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में क्या जजमेंट दी है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सुब्रता राय के केस में क्या जजमेंट दी है, और कर्नाटका हाई कोर्ट विनविंग शास्त्री, सचिन नायक और दूसरे लोगों के मामले में सिमिलर केसेस में क्या क्या जजमेंट दी है, ज़मानत कैसे दी है, ये सब जो आपा के वकील हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जज साहिबा के सामने अपना आर्गुमेंट कर सकते हैं। ओपोनेंट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपनी राय रख सकते हैं और पुलिस की राय को बता सकते हैं। अब रही बात अपोनेंट लायर की। अपोनेंट लायर एज यूजुअल जो भी आपके फेवर के लायर आर्गुमेंट किए, उसमें जो भी छोटी मोटी गलती है तो उसको पॉइंट आउट करते हैं। इसके बाद बेल क्यों नहीं देनी चाहिए, इसके बारे में पॉइंट आउट करते हैं। पुलिस वर्शन को कोर्ट के सामने रख सकते हैं, और जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उन सारे ऑब्जेक्शंस को जज साहिबा के सामने वो रखते हैं। दोनों पक्ष के आर्गुमेंट सुनने के बाद कुछ क्लैरिटी चाहिए तो जज साहिबा दोनों लायर से पूछ सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली 8 तारीख को ही कोर्ट से फैसला आने का डाउट है, इसलिए कि जिस दिन आर्गुमेंट होता है दोनों पक्ष के एडवोकेट्स जो भी केसेस रेफ़र करते हैं और जो भी एविडेंसेस देते हैं और पुलिस की कार्रवाई क्या है, ये सब देखकर उनको फ़ैसला लेने के लिए थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है। इसीलिए वो नेक्स्ट वीक के अंदर जो भी डेट मुनासिब उनको लगेगा, उस डेट के अंदर इस मामले के ऑर्डर्स को यानी कि फ़ैसला सुनाने के लिए डेट फिक्स कर सकते हैं। वहाँ तक ये केस पोस्टपोन हो सकता है, यानी कि 8 तारीख छोड़कर और एक डेट मिल सकता है आपा की ज़मानत के बारे में। ये अहम बात है कि आप अपनी एप्लीकेशन में, रिट पिटिशन में अपनी ज़मानत के लिए पूछा है। और दूसरी बात यह है कि तेलंगाना के अंदर जो भी इनके ख़िलाफ़, आपा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स या एफआईआर केसेस दर्ज हुए हैं, उन सब को एक ही जगह इंक्वायरी करने के लिए वो मांग किए हैं। और तीसरी अहम बात है कि ये पूरा केसेस जो भी हैं ये पुलिस के दायरे में नहीं आते, क्योंकि ये क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक सिविल केस है। ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसके दायरे में आते हैं। ये सारे केसेस SFIO के दायरे में ट्रांसफ़र करने के लिए भी हॉनरेबल कोर्ट से मोहतरमा आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख पूछा है। इन 3 पॉइंट्स के बारे में, यानी कि आपा की ज़मानत, दूसरी बात सारे केसेस एक जगह क्लब करना, और तीसरी अहम बात यह है कि ये पुलिस के दायरे में नहीं आते, ये क्रिमिनल केस नहीं है, ये सिविल केस है, ये इसलिए SFIO के दायरे में ट्रांसफ़र करने के लिए आपने मांग की है। हॉनरेबल कोर्ट इसके बारे में क्या फ़ैसला लेती है, तब तक ये क्यूरियोसिटी हमारे मन में रहती है। एज़ पर माई नॉलेज ऐसे ही सिमिलर केसेस को मैं थोड़ा रेफ़र किया हूँ। मुझे लगता है कि इस रिट पिटिशन के बारे में आपा को तेलंगाना हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती है। सिर्फ बेल नहीं मिलती, पूरे जो भी केसेस इनके ख़िलाफ़
दर्ज हुए हैं, उन सारे केसेस में आपको जीत हासिल होगी, इसकी उम्मीद है। तो आपा कैसा जीत सकती है, इसकी एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिनों पहले बॉम्बे की एक एडवोकेट, लेडी एडवोकेट तमन्ना ने एक हिंट्स दिया था। ये इन्वेस्टर और कंपनी का मामला नहीं है, कंपनी और कस्टमर का मामला है। यानी कि ये पोंजी स्कीम नहीं है, मगर ये तिजारत का मामला है। बस एक पॉइंट। तो आज तक पुलिस क्या कहती आ रही है, तेलंगाना पुलिस हो, बॉम्बे पुलिस हो, अपोनेंट के शहबाज हो, क्या बोल रहे हैं ये प्योरली पोंजी स्कीम, ऐसा ही बोलते आए हैं। अगर पोंजी स्कीम है तो पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट, अपोनेंट के जो भी पार्टीज़ हैं वो इसको साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आज तक इनका प्रोपेगेंडा हुआ है, मगर ऐसी बुनियादी सबूत उनके पास नहीं है। क्या कि क्योंकि ये पोंजी स्कीम है ऐसा साबित करने के लिए उनके पास ऐसी क्या ज़बरदस्त वेपन्स हैं, मुझे मालूम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज के सारे ट्रांजैक्शंस, बैंक ट्रांजैक्शन हो या जो भी हो, पूरे वाइट एंड वाइट हैं। ब्लैक नंबर 2 धंधा नहीं चला है, ब्लैक मनी का नामो निशान ही यहाँ नहीं है, क्योंकि आज तक इतने साल के बाद भी एक ही ऐसा धंधा सामने नहीं आया है। यही कंपनी के लिए, आपा के लिए एक बड़ी मुसीबत हो गई है, जो सच्चाई की राह पर वो चल कर आई है। मगर कंपनी को और आपा को एक मेरा एडवाइस है, आप बचकर दूसरों को बचा लेना चाहिए। आप ही नहीं बचोगी तो दूसरे कैसे बच सकते हैं। केस की बिगिनिंग को मैं आपको ले जाना चाहता हूं। आपा इजीली ट्रैप हो गई दिल्ली में। आप जहां आपा रुकी थी उसका एड्रेस उन्होंने बता दिया। नंबर 1। दूसरी गलती आपा ने यह किया कि विदेश को वो नहीं चली गई, इंडिया के अंदर ही रहकर प्रॉब्लम फेस कर रही है। हालांकि विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसा वो भी भारत छोड़कर दूसरे देश को जा सकती थी। ऐसा गलत रास्ते को आपा ने नहीं अपनाया, मगर झूठ बोला जा रहा है कि आपा भारत छोड़कर भाग रही थी, तब पुलिस जाके उनको अरेस्ट किया। ये सरासर गलत है। पुलिस ये बात कही तो आप मान सकते हैं, कोई ब्लैकमेलर ये बात कहता है तो आप कैसा भरोसा रख सकते हैं, उसकी बात पर आप ही सोचिए। तीसरी अहम बात यह है कि एंटीसिपेटरी बेल मिलने तक आपा थोड़ा छुपके रहना था। उनके वकील एडवाइस देना था आपा को, एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद सामने आना था। ये भी नहीं किया आपा ने, इजीली ट्रैप हो गई, मुसीबत झेल रही है। इस वक्त एक ज़रूरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो बात यह है कि आपा को बाहर लाने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत लीगल टीम से चल रही है। हाँ, लीगल टीम में कुछ कमियां हुई होंगी, मगर उसको अब ठीक करके सही राह पर, सही रास्ते पर अब जो भी एडवोकेट काम कर रहे हैं वो उनकी मेहनत बड़ी कड़ी है। इंसाफ की लड़ाई कोर्ट के अंदर चल रही है। आपा हर जगह अपनी जमानत के लिए अर्जी डाल बैठी हैं। वो तरस रही हैं, मुझे बाहर निकालो। बाहर आते ही वो सारे इन्वेस्टर्स की मुश्किलात की सारी पहचान उनको है, सारे प्रॉब्लम्स को वो हल करना चाहती है जल्द से जल्द। ये हमको जानना जरूरी है और इसको मानना भी जरूरी है। मगर हम क्यों पत्थर दिल बनाकर अपनी सोच में दूसरों को भी भड़का रहे हैं? हम भी भड़क रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तल खली को बंद कीजिए थोड़े वक्त के लिए। इतने ही दिन आप, इतना लंबा कठिन सफ़र आपने किया है, अब क्लाइमैक्स के लेवल पर क्यों भड़क रहे हो? लोगों को क्यों भड़का रहे हो? कोई डेडलाइन की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपा आज जेल के अंदर है तो किसके लिए, कब की वो भाग सकती थी। अरेस्ट होने के बाद भी भागने के मौके हैं। मैं वो बताकर क्रिमिनल नहीं बनता, आप खुद जान लीजिए।
आप समझदार हैं। जेल के अंदर वो क्यों मुसीबत झेल रही है, किसके लिए? ना जाने हम कब मरते हैं। हमारी जान अल्लाह की अमानत है, उसकी अमानत को वो कब उठा लेगा मालूम नहीं। ये मालूम रहकर भी वो क्यों कानूनी लड़ाई लड़ रही है, किसके लिए? अपने कस्टमर्स के लिए। क्या वो कंपनी का नुकसान ऐलान किया है? एक बार सोचिए, अगर नुकसान ऐलान किया तो अब क्या हमारी हालत क्या होती है? नहीं जानते हम। समझदारी रहकर भड़क जाते हैं, भड़काऊ में आ जाते हैं। शहबाज खान की पर्सनल दुश्मनी होगी, मगर वो सारे 15 लाख फैमिलीज को मुसीबत में डाला है। इसको हम नहीं समझते। हम सूद में पैसा नहीं डाला था। क्या डाला था हम सूद में पैसा? अरे हमारी अमानत हिफाजत है, तुम्हारी अमानत को मैं दूंगी, बार बार 100 बार कह रही है आपा। इसके लिए वो लड़ाई लड़ रही है। और बहनों, इस स्टेज पे आप भड़को मत। एफआईआर करने से किस्सा लंबा होता जाता है, वो ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। इसको पहले समझो। अगर अब रही बात कंप्लेंटदारों की, वाह रे वाह कंप्लेंटदारों, 10 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किए हो, कंपनी से 12 लाख तक डिविडेंड लिए हो, नफ़े लिए हो, फ़ायदा उठाए हो, अब चुपचाप जाके कंप्लेंट दिए हो। माँ एक कंप्लेंट, बेटी एक कंप्लेंट। माँ को 110% मुनाफा मिला है, बेटी को 90% मुनाफा मिला है, प्रिंसिपल अमाउंट भी बाकी है, इसलिए जाके कंप्लेंट दे दिए। वाह रे वाह। और एक, पिछले साल आप इन्वेस्ट किए हो, अभी लॉकिंग पीरियड भी ख़त्म नहीं हुआ, मुझे धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, 420 केस डाले हो आपा के ऊपर। और क्या आप केस जीत जाओगे? लॉकिंग पीरियड भी ख़त्म नहीं हुआ, केस डाले हो। अरे एग्रीमेंट को कौन तोड़ा? इतनी भी अक्ल नहीं है तुम्हें? 1 साल लॉकिंग पीरियड होना था ना, जाके फाइल कर दिया एफआईआर। तुम्हारी वजह से बैठी है, तुम्हारी बेसमझी की वजह से बैठी है। जाओ, अभी भी वक्त है, तुम हारने वाले हो, वापस लो केस को। 15 लाख फैमिलीज मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को सामना कर कर दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर मजे ले रहे हो आप। शर्म है, लानत हो तुम पर। ये एक केस समझ लो, केरला हाईकोर्ट आपा को क्यों बेल दी, क्यों बेल देने की मंजूर हो गई, मजबूर हो गई, क्यों? नौशाद नाम का आदमी उधर कंप्लेंट दिया है, नफ़ा 120% लिया है, फिर भी कंप्लेंट देकर मुसीबत में झेलने के लिए छोड़ा है आपा को। क्या फ़ायदा उठाएगा वो? एक बार आपा नुकसान कर लेगी तो उसका परिणाम, उसका इम्पैक्ट, आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। समझो आपा की प्रॉपर्टी बिक गई, आपा गलती में फंस भी गई, फंसा दिया गया। जो पैसे आते हैं सिर्फ कंप्लेंटदारों को नहीं आते, सारे के सारे इन्वेस्टरों को, 3 लाख, करीबन 3 लाख को इन्वेस्टरों को बांटे जाते हैं। कब बांटे जाते हैं पता नहीं, 5 साल 10 साल कब भी हो जाएगा। कितने बांटते हैं? प्रॉपर्टी 1000 करोड़ की है, समझो 800 करोड़ को बिक जाएगी। 800 करोड़, 3 लाख इन्वेस्टर्स। अगर तुम 20 लाख रुपए डाले हैं तो 12 लाख मिलेंगे तो मुश्किल है तुम्हें, तुम्हारे पैसे। ये तकलीफ झेलने के लिए कौन सा रास्ता मुनासिब है? ज़मानत मिलने तक खामोश रहो, मिलने के बाद पैसा नहीं देगी तो बाद में देखेंगे क्या करना है। कानूनी लड़ाई में आपा जीतेगी, क्योंकि ये पॉन्जी स्कीम नहीं है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज। 15 साल से लगातार मुनाफा आप खाते रहे। बैंक में पैसे डालना था, आप 6% मिलते हैं सूद। इधर क्यों 35% के लिए आप पैसा डाला था? नुकसान हुआ तो आप भी हकदार हैं नुकसान के। अब फ़ायदा ही फ़ायदा उठाने के बाद भी केस डालते हो। तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट दूंगी, यही बोलती आई है।
देरी हुई थी, 3 महीने देरी हुई थी, 4 महीने देरी हो गई थी। इतने में गए, भड़क गए, कंप्लेंट डाल दिए। वाह रे वाह, वाह वाह, कंप्लेंटदारों, अल्लाह तुम्हारे दिल में एक अच्छी नीयत दे, आपके दिल को नरम कर दे, पत्थर का दिल मत बनाओ। 15 लाख फैमिलीज मुश्किल में हैं, उनको देखो, जाओ कंप्लेंट वापस लो, मेरी इल्तिजा है। प्यारे भाई और बहनों, किसी ने 15 तारीख की डेडलाइन, उस 15 तारीख के अंदर ही एक खुशखबरी आने वाली है। बस सब्र करो, उम्मीद करो। अल्लाह हाफिज़।